हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो बीपीएससी एएसआई मेंस के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी फिजिक्स 2026 एग्जाम के लिए, तो ये जो सीरीज स्टार्ट मैं कर रहा हूं जिसमें सब्जेक्ट वाइज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के 10 से 12 लेक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें लगभग हर लेक्चर के अंदर 20 के आसपास क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए पीवाईक्यू हैं, तो डेफिनेटली इनकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ जाती है और एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं और इनके बेस पर आप अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग बीपीएससी एएसआई मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें बोला गया है द नंबर ऑफ अलाउड मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज। देखो, तीन जो मेथड है वो हम करते हैं रेंज निकालने के ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। एक हम करते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ या वीन्स रेडियंस लॉ, रेडिएशन लॉ। एक हम करते हैं रेंज या एलएचजी भी इसको कहते हैं, और एक हम करते हैं कौन सा, प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, है ना। तो इन लॉ से ये फॉर्मूला निकाला है। जब हम रेंज की बात करते हैं तो वो केवल और केवल वैलिड होती है हायर जो रेंज वाली वेवलेंथ होती है उनके लिए। वीन्स का जो डिस्प्लेसमेंट लॉ आता है, वीन्स रेडिएशन लॉ आता है, वो वैलिड होता है केवल लोअर जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है उनके लिए। और जो आया था किसका, प्लांक्स का लॉ, जो कि बेस्ड था क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, वो दोनों ही तरह की जो वेवलेंथ है उनके लिए काम करता है। वो वीन्स के लिए भी काम करता है, यानी कि शॉर्टर के लिए भी काम करता है, और वो लॉन्ग रेंज वेवलेंथ के लिए भी काम करता है। अगर यहाँ पर दो वेरिएशन आते हैं, एक आता है लैम्डा की रेंज के लिए और एक आता है फ्रीक्वेंसी। तो मैं दोनों फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। तो जो आप लैम्डा के लिए लिखते हो तो वो फॉर्मूला बनता है 8 पाई अपॉन लैम्डा पावर 4 और डी लैम्डा। ये फॉर्मूला बनता है जब आप इसके लिए लिखते हैं नंबर ऑफ मोड्स की वैल्यू, जब आप लैम्डा की रेंज के लिए लिखते हैं। और जब आप फ्रीक्वेंसी के लिए लिखते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो उस केस में फॉर्मूला लिखा जाता है न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब और डी में। तो ये नंबर ऑफ मोड्स है जब आप इसके लिए लिख रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी रेंज। ये फॉर्मूला आप याद रखते हैं, ये डायरेक्ट पूछ ले। वन का जो आंसर हो गया वो हो गया ठीक। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं वर्क। इस वर्क फंक्शन की वैल्यू एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो न्यू जो है न्यू नॉट, ये होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू स्टार्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और जबकि अगर हम बात करें किसकी, लैम्डा नॉट, तो न्यू और लैम्डा एक दूसरे के क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं। लैम्डा नॉट होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू या न्यू से ज्यादा होगी तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा। और यदि जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा नॉट से कम, वेवलेंथ की वैल्यू जो है लैम्डा नॉट से कम या उसके बराबर हो तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा। यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं उससे कम हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। इसी तरह से जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। तो हमें वेवलेंथ पूछा है तो वेवलेंथ के केस में आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द वर्क फंक्शन ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको लगानी है पर उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि वर्क फंक्शन आपको दिया है। वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट is equals to hc upon lambda naught या फिर h nu। What is the maximum wavelength of the incident radiation? Maximum wavelength निकालना है। देखो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको आर्मस्ट्रॉन्ग में लगाना हो तो 12400 अपॉन लैम्डा, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में, और ये जो w है ये किस में होगा, इलेक्ट्रॉन।
अगर आपको किस में लगाना हो, नैनो में, तो ये 121240 ये हो जाएगा किसमें, ये नैनो में। तो अब यहाँ पर नैनो में आंसर है, तो यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर दो इसको। वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.9, ये हो जाएगा 1240, और यहाँ से लगा लो लैम्डा नॉट NM, तो लैम्डा नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी 1240 और 2.9, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 428। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, बहुत काम के है ये, आपको सीधा एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा इन फॉर्मूलाज को याद। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट बोथ सोडियम एंड टंगस्टन वर्क फंक्शन। सोडियम का जो वर्क फंक्शन है WNA, मैं लिख देता हूँ, वो कितना है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो टंगस्टन का है, टंगस्टन उसका है कितना 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनकी जो वेवलेंथ है वो सेम है, जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो सेम है। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर टंगस्टन इज, टंगस्टन का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो है 1.8 वोल्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है किसका, सोडियम, ये निकालना है। तो अब यहाँ पर हम यूज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन E इक्वल्स टू 5 प्लस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को मैं W नॉट लिख देता हूँ, W नॉट प्लस 5। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ किसके लिए, E की वैल्यू HC अपॉन लैम्डा लिख देता है, तो ये HC अपॉन लैम्डा किसके लिए, टंगस्टन के लिए, और वर्क फंक्शन इसका कितना दे रखा है 4.5, और ये दे रखा है 1.8, तो यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास होगी कितनी 6.3, ये वैल्यू फिक्स होगी, HC अपॉन लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब किसके लिए, सोडियम के लिए, एंड लैम्डा तो दोनों के लिए सेम है, तो HC अपॉन लैम्डा, और वर्क फंक्शन कितना दे रखा है सोडियम के लिए, ये दे रखा है 2.3 I1, HC अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 6.3, में से माइनस करना है कितना 2.3, और प्लस 5Na, तो 5Na जो है वो आ जाएगा 4 वोल्ट। करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 वोल्ट नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना चाहिए आंसर, ये यूनिट गलत लिखी हुई है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं। अरे नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाँ एक मिनट, पोटेंशियल निकालना है ना, तो पाई की वैल्यू ये आएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक बार इसको वापस बता देता हूँ, ये वैल्यू आएगी 5 इक्वल्स टू EV स्टॉपिंग, और ये आंसर आएगा 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये E से ही कटेगा, तो 5 स्टॉपिंग की वैल्यू हो जाएगी 4.0 वोल्ट, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसलॉज अ बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, यानी कि वर्क फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, यानी कि HC अपॉन लैम्डा नॉट, तो डायरेक्ट उसमें लिख दो आप 12,400 और लैम्डा, तो आर्मस्ट्रांग नंबर है 1244 और 2.3, तो नियर अबाउट आंसर आएगा इसका 5391 आर्मस्ट्रांग, इसको आप लगभग बराबर लिख दोगे किसके, D। नेक्स्ट क्वेश्चन का In a photoelectric effect experiment, ultraviolet light of wavelength 320 nanometer falls on the photocathode work function, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ HC अपॉन लैम्डा, वर्क फंक्शन की वैल्यू W नॉट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको लिखना, तो इसको नैनो में लिखना है, तो 1240, और ये कितना हो गया 320, वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2.1, और ये आ गया, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से वैल्यू बनेगी 124/32 मीटर, ये वैल्यू बनेगी 3.875, और ये बनेगा 2.1 प्लस 5, में से माइनस करना है 2.1, तो ये आएगा लगभग 1.77, तो ये 5 की वैल्यू 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको निकालना है, जो बनेगा 1.77, यानी कि नियर अबाउट 1.8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Compton scattering, there is an inelastic collision. Compton scattering में inelastic collision होती है फोटोन की किसके साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक, inelastic collision। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इज ड्राइव्ड अंडर द जंक्शन। फंक्शन ये माना जाता है कि जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी, जो कि होती है h न्यू, तो किसके बराबर होती है h न्यू।
करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको एमिट करने हैं तो उसके लिए आपको इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट जो होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। साथ ही साथ नंबर ऑफ फोटॉन्स वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। बट जो उनकी एनर्जी है, बट एनर्जी रिमेन सेम। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो हमें ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉन्स कब बढ़ेंगे, तो हायर इंटेंसिटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फॉर मेटल, फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फॉर मेटल इज 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग। लैम्डा नॉट की वैल्यू दे रखी 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम इट बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, तो लैम्डा की वैल्यू है 1200। आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन Hc अपॉन लैम्डा, Hc अपॉन लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से Hc को आप लिख लो 12400 और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1200। ये कितना हो गया Hc अपॉन 3000 प्लस के। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो के की वैल्यू ये 12400 लिख लेना बाद में। 12400 ये हो गया 1 अपॉन 1200 माइनस 1 अपॉन 300, 3000। तो 1244 एलसीएम आ गया 6000, ये हो गया 5 माइनस 3, तो ये बन गया 12402 ऑन 6000। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन। इन द फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक the ejected electrons are non-relativistic होता है, most of the time non-relativistic, because जो दोनों का ऑर्डर है ना, दोनों का जो एनर्जी का ऑर्डर है वो सेम नहीं होता, तो non-relativistic। नेक्स्ट, इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, if we increase intensity of incident light, इस इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इंक्रीज होंगे, पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। कॉम्पटन स्कैटरिंग में क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी और जो फोटोन है उनकी जो एनर्जी का जो ऑर्डर है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, तो ये रिलेटिविस्टिक है। क्या होता है, रिलेटिविस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉम्पटन स्कैटरिंग देयर इज एन इनइलास्टिक पॉलीजन। इनइलास्टिक पॉलीजन ये तो रिपीट है क्वेश्चन, रिपीट है। एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर, प्लैंक ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी है उसका फॉर्मूला है E=hν/kT, और ये माइनस, ये बेस्ड है किसके ऊपर, बेस्ड ऑन assumption that energy distribution is discrete, energy distribution is discrete, एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट है, और ये क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड, क्वांटम मैकेनिक्स। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स पे बताओ, तो क्लासिकल मैकेनिक्स पे फिर बी ऑप्शन आता है NH3, क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हर एक टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकता है, ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर, बी ऑप्शन। बीम डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, बीम डिस्प्लेसमेंट लॉ, मैक्सिमम जो वेवलेंथ है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/T के मीन टेम्परेचर के, और यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं बीम्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, इसको बी से भी लिखा जाता है, इसको बोलते हैं बीम्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, या बीम्स कांस्टेंट भी है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, रेंज जीन्स लॉ वैलिड कब होते हैं, जब लॉन्गर वेवलेंथ के लिए बात करती है। शॉर्टर के लिए जो वैलिड होता है वो कौन होता है, बीम्स रेडिएशन लॉ, इसका आंसर आ जाएगा बी।
वीन्स रेडिएशन लॉ किसके लिए वैलिड होता है? शॉर्टर के लिए, और जो प्लांक्स है वो दोनों के लिए वैलिड होता है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए। करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्शन नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट। प्रेशर ऑफ डिफ्यूजन रेडिएशन इक्वल्स टू 1/3, इसको टोटल एनर्जी डेंसिटी बिल्कुल सही है। रेडिएशन प्रेशर फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए रेडिएशन प्रेशर P इक्वल्स टू E अपॉन C, जहां एनर्जी जो है उसकी यूनिट होती है जूल पर यूनिट एरिया स्क्वायर पर यूनिट सेकंड, है ना। और तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके क्या हुए? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbed per minute by the square centimeter of the perfectly black body surface at mean distance of Earth from Sun in absence of atmosphere, तो हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। के क्या कहते हैं? सोलर कांस्टेंट। तो ये था मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट सेट। उसके बाद सेकंड सेट आएगा, तो मैथमेटिकल और मॉडर्न फिजिक्स के तुम्हारे दोनों साथ में चलने वाले, और बाकी उसके अलावा जो वेव्स और ऑसिलेशन है उसको भी मैं रेगुलरली चलाता हूँ। तो अगले 3-4 दिनों में हम ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट टच कर लेंगे ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू।